और दोस्तों, मैं विभांशु। आज बात करते हैं राजस्थान बोर्ड की कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स और रसायन विज्ञान केमिस्ट्री की बात किताबों की या बुक्स की। आप 11th की सर्वे हैं, ये केमिस्ट्री के, जिसमें भी 17 चैप्टर हैं। आप इनको पढ़ना है तो वीडियो पॉज करके पढ़ लें। देखिए, इसमें 17 चैप्टर हैं। तो फिजिक्स की बुक है वो इजी है, अपेक्षाकृत केमिस्ट्री की। थैंक यू दोस्तों, वीडियो लाइक करें। का क्रमबद्ध अध्ययन अर्थात क्रमशः अध्ययन और प्रयोगों से पुष्ट ज्ञान, प्रयोगों से पुष्ट ज्ञान विज्ञान कहलाता है। यानी कि विज्ञान में हर चीज प्रयोग, प्रेक्षण और निष्कर्ष पर आधारित है। हम प्रयोग करते हैं और उसके आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं, नियम बनते हैं, सिद्धांत बनते हैं और अप्लाई होते हैं। और जब कभी नए प्रयोग से कोई नया निष्कर्ष आता है तो पहले वाले सिद्धांतों का खंडन भी होता है। तो प्रयोगों से पुष्ट ज्ञान, जैसे कहा जाता है कि वायु में भार होता है, तो ये हमने ऐसे ही नहीं कह दिया। इसके पीछे हम प्रयोग करेंगे और इसको समझेंगे। तो जैसे हम दो गुब्बारे लेते हैं, एक भौतिक तुला लेते हैं, दोनों गुब्बारों को यहाँ पर जो है हमने लटका दिया। भौतिक तुला बैलेंस है, संतुलन है। जैसे ही हमने इसमें हवा भरी, ये गुब्बारा आयतन बड़ा हुआ, हवा भरी, तो ये इस तरफ जो है झुक जाएगा, यह भारी हो गया। तो इससे ये प्रमाणित हो गया कि वायु में भार होता है। अब जैसे हम कहते हैं कि वस्तु को जलाने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, तो हम इसको भी प्रयोग के माध्यम से कर सकते हैं कि जैसे हमने कोई मोमबत्ती ली, मोमबत्ती को जलाया, फिर हमने इसके ऊपर गिलास को ढक दिया, जैसे कांच का गिलास ढक दिया। थोड़ी देर मोमबत्ती जलेगी जब तक कि उस गिलास के अंदर, उस ग्लास के अंदर ऑक्सीजन है। और जैसे ही ऑक्सीजन समाप्त होकर के कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है, तो मोमबत्ती बुझ जाएगी। तो इससे ये हम सिद्ध करते हैं कि वस्तु को जलाने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। तो ये तो हुई विज्ञान की बात। अब विज्ञान में आगे हम बढ़ें, जैसे मैंने यहाँ लिखा रसायन विज्ञान, तो आगे रसायन शब्द जुड़ा है। तो विज्ञान की कई सारी शाखाएं हैं, जैसे भौतिक, फिजिक्स जिसको कहते हैं, रसायन विज्ञान जो हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री कहते हैं, बायोलॉजी जीव विज्ञान, अन्य भी जैसे भूगर्भ विज्ञान, खगोलिकी विज्ञान और गणित। गणित भी विज्ञान की एक शाखा है। यहाँ पर हम अध्ययन करने जा रहे हैं रसायन विज्ञान के बारे में। तो पहले हमने विज्ञान को समझा, अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि रसायन विज्ञान क्या है। तो रसायन विज्ञान के अंदर पदार्थों के बारे में अध्ययन किया जाता है, मैटर। तो पदार्थ के गुण के बारे में, पदार्थ की संरचना के बारे में, पदार्थ के संगठन के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो ये जो है रसायन विज्ञान के अंतर्गत आता है। रसायन विज्ञान की भी कई सारी शाखाएं हैं, जिसमें अकार्बनिक रसायन इनऑर्गेनिक, कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक, और भौतिक रसायन जिसको हम फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं, और एनालिटिकल भी होती हैं। हमारे यहाँ पर जो 12वीं की अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू सिलेबस, तो जो हमारा भाग फर्स्ट है एक तरह से, उसके अंदर अकार्बनिक और भौतिक रसायन इनऑर्गेनिक और फिजिकल के चैप्टर हैं। और जो हमारा सेकंड भाग है, वैसे एक ही बुक्स बनी हुई है लेकिन 2 भागों में है, तो जो दूसरा भाग है उसके अंदर जो 10वां अध्याय हमारा शुरू होता है हेलो एल्केन और हेलो एरिंग, वहाँ से यहाँ पर ऑर्गेनिक यानी जिसको कार्बनिक रसायन कहते हैं उसको जोड़ा गया। तो यहाँ पर बात आती है पदार्थ की, कि सबसे पहले हमने कहा कि रसायन विज्ञान में हम पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं।
तो पदार्थ है क्या? तो पदार्थ जो होते हैं इसको द्रव्य भी कहते हैं। द्रव्य, द्रव नहीं। और पदार्थ की विशेषता क्या है, उसकी परिभाषा क्या है कि जो पदार्थ है उसमें द्रव्यमान होता है, भार होता है, और पदार्थ स्थान भी घेरता है। ये दो इसकी मूल विशेषताएं हैं कि जिसमें भार हो, द्रव्यमान हो जिसका, और जो स्थान घेरे उसे हम पदार्थ कहते हैं। और पदार्थ के जो रूप हैं वो 3 रूप हैं। पदार्थ को 3 रूपों में बांटा गया है कि हम इसको अगर विभक्त करें तो पदार्थ 3 रूपों में। पहला है ठोस, जिसको हम सॉलिड कहते हैं। दूसरा है द्रव, द्रव्य नहीं, द्रव्य यहाँ पर है, ये मैटर है, और ये द्रव जिसको हम लिक्विड कहते हैं। और तीसरा है गैस। ये जो हम अध्याय पढ़ने जा रहे हैं वो ठोस अवस्था। तो सबसे पहले हमने विज्ञान समझी, फिर हमने रसायन विज्ञान समझी, फिर हमने पदार्थ को समझा, और पदार्थ का एक भाग है ठोस। तो इस अध्याय के अंदर हम ठोस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हमें हल्की सी जानकारी जो है इसके अभिलाक्षणिक गुणों के बारे में भी होनी चाहिए। तो जो ठोस होते हैं इनके अवयवी कण, यानी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है, और ये जो पार्टिकल हैं या कण हैं वो आयन भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं। पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु है, परमाणु के मिलने से अणु बनते हैं, और आयन जो कि धन आयन, ऋण आयन। तो ये अगर हम ठोस की बात करें तो ठोस के जो अवयवी कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, सघन होते हैं। और द्रव की बात करें तो इसमें कण थोड़े, अवयवी कण थोड़े दूर दूर होते हैं, थोड़े। और गैस की बात करें तो गैस में अवयवी कण बहुत दूर दूर होते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो ठोस है उनका आकार और आयतन, आयतन यानी कौन कितना स्थान घेरता है, ये दोनों ही चीजें निश्चित होती हैं। ठोस का आकार भी निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है, इसके कण बहुत पास पास होते हैं। इनके जो कणों के, अवयवी कणों के बीच या अंतर आणविक दूरियां हम कहें बहुत कम होती है, और अंतर आणविक जो बल है वो बहुत अधिक होता है। तो इनमें प्रबल आकर्षण बल होता है, प्रबल आकर्षण बल होता है। और इसके अंदर कण थोड़े दूर दूर होते हैं, तो इसमें आकर्षण बल थोड़ा दुर्बल होता है, दुर्बल आकर्षण बल इसमें पाया जाता है, और इसके अंदर आकर्षण बल नहीं होता। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो ठोस है उसका आकार आयतन निश्चित है, द्रव का आकार तो निश्चित है, आकार निश्चित है, लेकिन इसका जो आयतन है यहाँ पर जो द्रव का आकार है वो अनिश्चित है, और इसका आयतन जो है वो निश्चित है। आयतन से अभिप्राय है कि जैसे 1 लीटर पानी है, 1 लीटर दूध है, तो ये आयतन इसका निश्चित है, लेकिन आकार अनिश्चित है। मतलब हम इसको जिस पात्र में डालेंगे, गिलास में डालेंगे गिलास जैसा, जग में डालेंगे जग जैसा, लोटे में डालेंगे लोटा जैसा, आकार बदल रहा है। और अगर यहाँ गैस की बात करें तो इसमें आकार भी अनिश्चित है और आयतन भी अनिश्चित है, दोनों ही। तो हम ये कह सकते हैं कि ठोस में आकार और आयतन निश्चित, गैस में आकार और आयतन अनिश्चित, और द्रव की बात करें तो आकार अनिश्चित लेकिन आयतन निश्चित। अब ये जो परिवर्तन होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं? अगर हम यहाँ पर कुछ बातें भी देखें कि जैसे घनत्व, तो घनत्व होता है D बराबर m/v, यानी कि घनत्व डेंसिटी बराबर द्रव्यमान अपॉन आयतन।
तो ठोस का घनत्व बहुत अधिक होता है क्योंकि उसके अवयवी कण बहुत पास पास होते हैं और इनका घनत्व उससे कम और इसका घनत्व इससे भी कम होता है। अगर हम विसरण की बात करें, विसरण बहने का गुण है कि जिसमें अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना, जैसे कि हम यहाँ पर अगरबत्ती जलाते हैं और पीछे भी उसकी सुगंध पहुँचती है, तो वो विसरण के कारण से है। तो विसरण का गुण ठोस में सबसे कम, द्रव में उससे ज़्यादा और गैस में सबसे ज़्यादा होता है। तो ये मोटी मोटी बातें हैं कि ठोस, द्रव और गैस के बारे में जानकारी। अब ये जब हम इनको ऊष्मा देते हैं, जब इनको ताप में वृद्धि करते हैं, तो ऊष्मा के कारण से ये ऊष्मा ग्रहण करके इनकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि ठोस है वो द्रव बन जाता है और द्रव है वो गैस बन जाता है। अब हमने कहा इनमें प्रबल आकर्षण बल है, इनमें प्रबल संसर्जन बल है, इनमें अंतर आणविक आकर्षण बल बहुत ज़्यादा है। तो इनमें अवयवी कण पास पास हैं, इसलिए इनकी अंतर आणविक दूरियां बहुत जो है कम है और इसमें अंतर आणविक दूरियां हैं वो बहुत ज़्यादा, यानी कि अवयवी कण बहुत दूर दूर है। जैसे ही हमने यहाँ पर ठोस की बात करें कि जब हम इसमें ताप में वृद्धि करेंगे तो ये द्रव बन जाएगा और इस क्रिया को गलन कहते हैं, यानी ठोस गल गया। जब हम द्रव को ऊष्मा देते हैं, ताप देते हैं, ताप वृद्धि करते हैं, तो यह गैस बन जाता है, वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको हम क्वथन कहते हैं। जब हम गैस को ठंडा करते हैं, ताप में कमी लाते हैं, तो वापिस ये द्रव बन जाता है, इसको संघनन कहते हैं। और जब द्रव को और ज़्यादा हम ठंडा कर देते हैं तो वो सॉलिड या ठोस बन जाता है और इसको जमाव भी कहते हैं, पिंडन भी कहते हैं। अब जैसे मैं ठोस का कोई उदाहरण लूँ कि बर्फ़ है, जैसे द्रव का उदाहरण जैसे हमने कह दिया पानी या जल, और गैस है तो जैसे यहाँ पर हमने जल वाष्प। वैसे आप कोई से भी, यहाँ कई सारी चीज़ें ठोस हैं, जैसे मेरे हाथ में पेन है, ठोस है, अगर पुस्तक है तो वो ठोस है, टेबल कुर्सी है, ठोस है। द्रव की बात करें तो पानी है, जो भी तरल पदार्थ है जिसमें बहने का गुण है। इसके अलावा दूध है, तेल है। गैस में हम कोई भी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैस की बात कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बर्फ़ को समझाने के लिए लिया है कि बर्फ़ को अगर हम ताप देंगे, ऊष्मा में वृद्धि होगी, उसमें प्रबल जो आंतरिक इनके आकर्षण बल था वो कमज़ोर पड़ गया और उससे कण थोड़े दूर दूर चले गए और आणविक दूरियां तो अवयवी कणों के बीच बड़ी, गलन हो गया और ये गल करके द्रव बन गया। फिर हमने और ऊष्मा दी तो इसके अवयवी कण और दूर दूर हो गए और इससे गैस बन गई, इसको हमने क्वथन कहा। ऐसे ही दो शब्द पढ़ने में आता है, गलनांक और क्वथनांक, यानी कि गलता कौन है, ठोस, और उबलता कौन है, द्रव। वह निश्चित ताप जिस पर ठोस है वो गलता है उसे गलनांक कहते हैं। गलनांक, ये बार बार काम में आएंगे शब्द। और वह निश्चित ताप जिस पर द्रव उबलता है उसको हम क्वथनांक कहते हैं। जब गैस को ठंडा किया जाता है तो उसके कण वापस पास पास आते हैं अवयवी, और तब ये जो है द्रव बन जाता है, जलवाष्प है वो पानी बन जाती है। तो ये संघनन क्रिया, ऐसा हम देखते हैं कि जब हम अपने घर पर या कहीं मेहमान जाते हैं तो देखते हैं कि हमें जब पानी दिया जाता है फ्रिज का या ठंडा, तो स्टील का गिलास हो चाहे कांच का गिलास हो, जैसे ही हम उसके अंदर पानी डालते हैं, ठंडा पानी, तो स्टील के उस गिलास के चारों तरफ छोटी छोटी बूंदें जम जाती हैं। तो जो बाहर जलवाष्प थी वो ठंडी हो गई और वो द्रव का रूप ले लिया उसने, वो लिक्विड फॉर्म में आ गई, तो उसे हम संघनन कहते हैं। और जब हमने इस पानी को फ्रीज में रख दिया, डीप फ्रीज में रख दिया, तो वो जम गया, बर्फ़ बन गया, तो उसे हम जमाव या पिंडन कहते हैं। तो ये भी हमारे सामान्य ज्ञान के लिए बहुत ज़रूरी है और बेसिक नॉलेज के लिए कि किस प्रकार से अवस्था परिवर्तन होता है। अब हम जो अध्याय पढ़ रहे हैं ठोस अवस्था, तो उसके सामान्य अभिलक्षण के बारे में बात करें।
तो ठोस में जो सामान्य अभिलक्षण क्या है कि इनके अवयवी कणों के बीच प्रबल आणविक आकर्षण बल पाया जाता है। और दूसरा अभिलाक्षणिक गुण हम कह सकते हैं कि इनके अवयवी कणों के बीच आणविक दूरियां बहुत कम होती हैं, यानी कण बहुत पास पास होते हैं, बहुत कम होती है। तो आकर्षण बल तो अधिक होता है और आणविक जो दूरियां हैं वो बहुत कम होती हैं, यानी अवयवी कण सटे हुए होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। ये जो है हमने इनके सामान्य अभिलक्षणों के बारे में बात की। अब हम जो ठोस हैं उनका वर्गीकरण देखेंगे। तो इसके कई आधार हैं। तो बंधन बलों के आधार पर विभिन्न बंधन बलों के आधार पर वर्गीकरण के कई आधार हैं, लेकिन हमने यहाँ जो आधार बनाया है वो है बंधन बलों के आधार। तो जो अवयवी कण हमने पढ़े बहुत पास पास है, तो उनके बीच किस प्रकार का बंधन बल है उसके आधार पर हम इसका जो है वर्गीकरण देखते हैं। तो अवयवी कणों पर जो अंतर आणविक व अंतर आयनिक बलों की जो प्रकृति है उसको आधार मान करके हम बात कर रहे हैं। तो इन्हें भी हम चार भागों में बांटते हैं। आणविक ठोस, दूसरे हैं आयनिक ठोस, तीसरा जो प्रकार है वो है धात्विक ठोस, चौथा और अंतिम है सहसंयोजक ऑब्लिक नेटवर्क भी कहते हैं, नेटवर्क ठोस। तो बंधन बलों के आधार पर अवयवी कणों के बीच कैसा बंधन है, कमज़ोर है, मध्यम है, प्रबल है, तो हमने उसके आधार पर चार भाग बांटे। और ये जो आणविक ठोस है उसे पुनः तीन भागों में बांटा गया है कि जिसके अंतर्गत अध्रुवीय, आणविक ठोस। तो शब्द से पता चल रहा है कि जो आणविक ठोस है उसके अंदर अवयव है वो अणु है। यहाँ जो अध्रुवीय आणविक ठोस हैं तो इनके अंदर अवयवी कण अणु और परमाणु भी हैं, तो वो उत्कृष्ट गैसें हैं, ऑब्लिक परमाणु उत्कृष्ट गैसें, जो हम आवर्त सारणी के अंदर 18वां वर्ग पढ़ते हैं, जिसको हम नोबल गैसेज, उत्कृष्ट गैसें, या जिसका हम कहें कि अष्टक पूरा हो, तो ये जो ग्रुप है शून्य समूह जिसको भी कहा जाता है, तो इसके अंदर गैसें हैं जैसे हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, जीनॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन। तो ये उत्कृष्ट गैसें भी इसके अंतर्गत आती हैं और इसमें अवयवी कण है वो अणु होते हैं। इनके बीच, इन अवयवी कणों के बीच जो आकर्षण बल है वो प्रकीर्णन बल, लंदन बल, या हम वांडरवाल बल कहते हैं, लेकिन यह जो है दुर्बल वांडरवाल बल इनके अंदर पाया जाता है। यह एक भौतिक बल है और कमज़ोर बल होता है। दुर्बल वांडरवाल बल
इन अवयवी कणों के बीच पाया जाता है। अब क्योंकि इन अवयवी कणों के बीच दुर्बल वान डेर वाल बल है, इसलिए इनके गलनांक और जो क्वथनांक हैं वो जो है बहुत कम होते हैं। गलनांक क्वथनांक की बात करें तो ये यानी इनके जो बल है या इनका जो आकर्षण बल है वो कमज़ोर है, तो थोड़ा सा ही ताप देंगे तो ये भौतिक अवस्था चेंज हो जाएगी, ये बंध टूट जाएंगे। और ये जो अध्रुवीय आणविक अगर हम ठोस की बात करें तो ये विद्युत के कुचालक हैं, यानी कि इनके अंदर चालक की बात करें तो हम जैसे साधारण भाषा में कहते हैं कि बस चला रहा है वो चालक है, तो यहाँ पर भी ऊष्मा का संवहन है या विद्युत धारा का संवहन जो करता है उसे हम जो है चालक कहते हैं। तो यहाँ ये कुचालक हैं, इनके अंदर कहीं आयन हमें नज़र नहीं आ रहे हैं और इनका गलनांक क्वथनांक बहुत कम है क्योंकि इनमें दुर्बल वान डेर वाल बल इसके अंदर पाया जाता है। और अगर हम एग्जाम्पल के रूप में हम देखें तो इसमें कोई सी भी गैसें हम लिख सकते हैं कि जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये गैसें इसके अंतर्गत आती हैं। और साथ ही 18वां ग्रुप कि जिसके अंदर नोबल गैसेज में तो हम ऑर्गन है, जीनोन है, क्रिप्टॉन है, रेडॉन है, इनको लिख सकते हैं। दूसरा जो है इसके अंतर्गत आणविक ठोस में वो है, और अगर हम इसके घुलनशीलता की बात करें तो ये कहा जाता है कि ध्रुवीय ध्रुवीय को घोलता है और अध्रुवीय अध्रुवीय को घोलता है। तो ये अध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होते हैं, ध्रुवीय विलायक जैसे पानी है तो इसमें यह घुलता नहीं है। फिर है नंबर 2 पे ध्रुवीय आणविक ठोस, तो इसमें भी अवयवी कण अणु हैं लेकिन ये ध्रुवीय हैं और इनके अंदर जो बल है वो वही वान डेर वाल बल है लेकिन प्रबल है। तो अवयवी कणों के बीच प्रबल वान डेर वाल बल पाया जाता है। ये जब हम इनको घोल देते हैं तो जलीय जो इनका विलयन है वो विद्युत का चालक है। जलीय विलयन में विद्युत चालक, और सामान्य अवस्था में ये जो है विद्युत का चालन नहीं करते। अगर हम इस अध्रुवीय की बात करें तो ये साधारण जो ताप है, कमरे का ताप है, उस पर ये द्रव और गैस रूप में होते हैं, लेकिन निम्न ताप रखेंगे तभी ये ठोस होते हैं। और इसमें भी आयोडीन जो है वो कमरे के ताप पर भी जो है ये ठोस अवस्था में हमको मिलता है। ध्रुवीय आणविक ठोस की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये कमरे के ताप पर हमें द्रव रूप में मिलते हैं, लेकिन टेम्परेचर हम इसका लो कर देते हैं तो उस समय हमें ये ठोस रूप में मोम जैसे हमें ये प्राप्त होते हैं। अगर हम इनके गलनांक क्वथनांक देखें तो इनसे उच्च होते हैं क्योंकि इनके अंदर प्रबल वान डेर वाल बल है, तोड़ने के लिए हमें अधिक ताप की, अधिक जो है ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तीसरे जो हैं आणविक ठोस वो हैं हाइड्रोजन बंधन कि तीसरे हैं हाइड्रोजन बंधन युक्त आणविक ठोस। यहाँ हाइड्रोजन बंध की बात बताइए कि हाइड्रोजन बंध एक अतिरिक्त बंध होता है और ये जो विद्युत अगर हम इसकी बात करें हाइड्रोजन बंध की तो ये विद्युत ऋणात्मकता हम पढ़ते हैं कि जो सहसंयोजक बंध होता है तो उसमें अपनी तरफ उस युग्म को, इलेक्ट्रॉन युग्म को आकर्षित करने की जो क्षमता है वो विद्युत ऋणता कही जाती है। और अगर हम आवर्त सारणी में देखें तो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणता जो होती है वो फ्लोरीन की होती है और इसके बाद ऑक्सीजन की होती है, उसके बाद नाइट्रोजन की होती है। तो यहाँ फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन
युक्त जो यौगिक हैं, तो ये ससंयोजक जो बंध है उसको अपनी तरफ खींच लेते हैं, ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक हैं तो इन पे डेल्टा माइनस आ जाता है और H पर डेल्टा प्लस आ जाता है। तो इस कारण से एक अतिरिक्त बंध बनता है। जैसे इसके अंदर हम उदाहरण में ले सकते हैं, पानी है, H2O है, अमोनिया है। तो पानी का अगर हम देखें तो इसमें HOH और दूसरा फिर जैसे यहाँ पर HOH, तो ये डेल्टा माइनस है, यहाँ पर डेल्टा प्लस है, इस पर डेल्टा प्लस है। तो ये एक पानी का अणु है, एक दूसरा है, ये आपस में एक अतिरिक्त बंध से बन जाते हैं। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन बंधन युक्त आणविक ठोस बनते हैं। हमने यहाँ ध्रुवीय आणविक ठोस का एग्जाम्पल नहीं लिखा, इसमें HCl लिख सकते हैं हम, तो H2S लिख सकते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड है, जब इसको पानी में घोलता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाता है। H2S है तो हाइड्रोजन सल्फाइड है, सड़े अंडे जैसी गंध आती है। तो ये जो बंध है हाइड्रोजन बंधन युक्त वो और मजबूत है, तो इसलिए इनके गलनांक क्वथनांक कम, इनके इससे ज़्यादा और इनके इससे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हमें अधिक ताप देने की आवश्यकता होती है। और ये भी विद्युत के जो है कुचालक होते हैं, इनमें करंट नहीं बहता है। तो ये था आणविक ठोस। अब हम दूसरा प्रकार जो है आयनिक ठोस, शब्द से पता चल रहा है कि इसके अंदर जो आयन हैं वो अवयवी कण हैं। तो आयन हम जानते हैं दो प्रकार के होते हैं, धन आयन और ऋण आयन। तो धन आयन और ऋण आयन के बीच स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है, स्थिर विद्युत आकर्षण बल, यह थोड़ा प्रबल बंध है। यहाँ पर हम उदाहरण ले सकते हैं जैसे NaCl, नमक, ZnS, जिंक सल्फाइड। तो इन पर धन आयन, ऋण आयन, धन आयन, ऋण आयन। ये वैसे तो विद्युत के चालक नहीं है, लेकिन अगर इनका एक्वस हम देखें यानी जलीय विलयन, तो ऐसी स्थिति में ये भी विद्युत का चालन करते हैं। कि हम जानते हैं कि विद्युत धारा क्या है, तो I बराबर Q/T, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ पर हम कहें कि जो है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के विपरीत विद्युत धारा बहती है, तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर विद्युत धारा बहती है। तो ये है आयनिक ठोस। तीसरे हैं धात्विक ठोस। शब्द से ही पता चल रहा है धातु, और इनमें जो बंधन है या बॉन्ड है वो धात्विक बंध है। धातुओं में जैसे हम ले लें एल्यूमिनियम और जिंक, Ag, चांदी, जो भी धातु है मेटल। पहली बात तो धातुएं हैं क्या, तो आवर्त सारणी हम पढ़ते हैं तो उसमें 80 से अधिक धातुएं हैं, और धातुएं उनको कहते हैं जो अपने में से इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं और धनायन बनाती हैं। तो ये धातुएं कही जाती हैं। तो ये जो धात्विक ठोस है उसमें जो धनायन होता है वह इलेक्ट्रॉन के समुद्र से घिरा हुआ होता है, और चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन है। ये जो धात्विक ठोस हैं तो वो मजबूत होते हैं क्योंकि प्रबल बंध है। इनके अंदर विद्युत धारा बहती है, यानी ये विद्युत के चालक हैं। इसमें ऊष्मा का संवहन भी होता है कि ऊष्मा भी बहती है इसके अंदर, कि मान लिया जाए हम कोई लोहे की छड़ आदि धूप में आदि छाव में रख दें, तो छाया में भी हल्की सी गर्मी जो है धूप से आगे बढ़ती हुई उस रॉड के अंदर हमें महसूस होगी। तो ये दोनों ही प्रकार का हम सुचालक कह सकते हैं कि इसमें करंट भी बहता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और इसमें ऊष्मा का संवहन भी होता है। इसके उदाहरण हम कोई से भी धातु ले सकते हैं जो 80 प्रकार की धातुएं हैं, और ये
इलेक्ट्रॉन चारों तरफ से जो है धन आयन घिरा हुआ होता है, कर्नेल भी कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो इसी में थोड़ी सी एक बात और जोड़ देते हैं कि धातुओं की कुछ विशेषताएं होती हैं, इसलिए धातुएं महंगी भी होती हैं। एक तो जैसे धातुओं में चमक होती है, तो सोने चांदी के बहुत जो है भाव ज़्यादा होते हैं, महंगी धातुएं हैं। और दूसरा इसमें तन्यता और आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। तन्यता का मतलब है कि हम इनसे बहुत बारीक वायर बना सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा वायर खींचा जा सकता है। और आघात वर्धना, आघात का मतलब होता है चोट और वर्धन का मतलब होता है बढ़ना। तो चोट मारने पर ये बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से जैसे अपन लोहे वगैरह के भी औजार बनाते हैं या अन्य सुनार वगैरह भी, तो आघात वर्धीना का गुण भी इनके अंदर पाया जाता है। चौथा जो है वो है सहसंयोजक नेटवर्क ठोस। तो ये जो है इनके अंदर अवयवी कण अधातु परमाणु होते हैं, अधातु परमाणु होते हैं। ये इनके बीच सहसंयोजक बंध पाया जाता है और सहसंयोजक बंध मजबूत होता है। इसलिए इनके गलनांक क्वथनांक भी उच्च होते हैं। हमारी आवर्त सारणी में हम देखें तो पीछे की तरफ पी ब्लॉक के अंदर हमें अधातुएं नज़र आती हैं। इसमें कार्बन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है। इनके उदाहरण जो है हम देखते हैं कि ये अधातुएं हैं। इसके अंदर नेटवर्क ठोस कहा गया है कि इसमें एक विशाल नेटवर्क बनता है अधातुओं के बीच। तो इसमें हीरा और ग्रेफाइट के संदर्भ में भी जानकारी दी गई है। हीरा ग्रेफाइट इसके उदाहरण हैं। साथ में क्वार्ट्स है, सिलिकॉन कार्बाइड है, सिलिकॉन कार्बाइड SiC। तो हीरा और ग्रेफाइट, हीरा प्रकृति में ये कार्बन के जो है रूप हैं। कार्बन का अगर हम अपर रूप देखें तो 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। और क्रिस्टलीय को पुनः 3 भागों में बांटते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरे। तो यह हीरा और ग्रेफाइट के संदर्भ में जानकारी दी है कि हीरे के अंदर सहसंयोजक बंध होता है। इसकी जो आकृति है वो चतुष्फलकीय जो है आकृति होता है, जटिल नेटवर्क होता है, विशाल। इसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन संकरण पाया जाता है। तो हीरा कठोर है, तो प्रकृति में मिलने वाला सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। और हीरे का जो उपयोग है वो कांच काटने में, आभूषणों में, इसमें होता है। और ग्रेफाइट, हीरे के अंदर जो चारों कार्बन हैं वो चारों मतलब कार्बन के चारों जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बंध बनाने में काम में आ जाते हैं, यानी कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं रहता। इसलिए हीरा है वो तो कुचालक है। और ग्रेफाइट की बात करें तो इसमें षटकोणीय वलय परत संरचना होती है और इनमें दुर्बल वान डेर वाल बल होता है परतों के बीच में। तो ये परतें एक दूसरे के ऊपर खिसकती हैं। तो इसका उदाहरण हम जो पेंसिल जो है, तो इसको पहले ग्रेफाइट को शीशे का अपर रूप माना गया था, लेकिन यह कार्बन का अपर रूप है, तो शीशा पेंसिल नाम से भी इसे जाना जाता था। तो यहाँ पर 2 प्रकार के प्रश्न भी बनते हैं सामान्य जनरल नॉलेज के हिसाब से भी कि हीरा कठोर है और ग्रेफाइट नरम है। तो इसकी संरचना में हम देखें कि इसमें सहसंयोजक बंध है, जटिल चतुष्फलकीय संरचना है, यहाँ पर षटकोणीय वलय परत संरचना है, वान डेर वाल बल है और परतें फिसलती हैं। तो ग्रेफाइट नरम है, हीरा कठोर है। फिर दूसरा प्रश्न बनता है कि हीरा जो है वो कठोर है और ग्रेफाइट है वो नरम है, वो तो हमने अभी जवाब दिया। और दूसरा चालकता के बारे में कि हीरे के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, जबकि कुचालक है, और ग्रेफाइट है वो सुचालक है, करंट बहता है। तो क्योंकि ग्रेफाइट के अंदर जो कार्बन है इसमें
इसके 3 इलेक्ट्रॉन तो बंद बनाने के काम आ जाते हैं और चौथा इलेक्ट्रॉन है वो मुक्त रहता है। तो इस कारण से ग्रेफाइट है वो सुचालक है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा कि जो ठोस पदार्थ हैं उनमें ठोसों का वर्गीकरण देखें तो बंधन के आधार पर 4 भाग हैं। आणविक ठोस है, आयनिक ठोस है, धात्विक ठोस है, सहसंयोजक और नेटवर्क ठोस हैं। आणविक ठोसों को 3 भागों में बांटा गया है, अध्रुवीय हैं, ध्रुवीय हैं और हाइड्रोजन बंध युक्त हैं। और इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं, इनके चालकता बताई गई है, इनकी घुलनशीलता के संदर्भ में दिया गया है, इनके एग्जाम्पल बताए गए हैं। तो हम इसको एक चार्ट के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं कि आयनिक, आणविक, आयनिक, धात्विक, सहसंयोजक लिख करके कि इनमें अवयवी कण क्या हैं, इनके अंदर कौन कौन से बंध पाए जाते हैं, किस प्रकार के, इनमें चालकता क्या है, इनके उदाहरण क्या हैं। और एक प्रश्न बोर्ड के अंदर इनमें बैठता है, कभी कभी सीधा प्रश्न दे देता है कि SiC किस प्रकार का ठोस है, तो हमें उस समय उत्तर देना होता है कि यह सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस है। तो इस प्रकार आज हमने केमिस्ट्री के अंदर पहला जो अध्याय था हमारा ठोस अवस्था, और उसमें ठोस के बारे में और उसका बंधन बलों के आधार पर वर्गीकरण देखा। आगे का जो पोर्शन है उसे हम आगामी जब भी हमारा वीडियो बनाएंगे उसमें बताया जाएगा। धन्यवाद। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें।